नमस्कार। आज हम साइबर अपराधों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास ये साइबर अपराधों की रूपरेखा पर कुछ सामग्री है और कोशिश रहेगी कि इसमें से जो ज़रूरी बातें हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उन्हें समझें। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। साइबर अपराध आखिर है क्या? मतलब ये जो स्रोत हैं, ये से कैसे देखते हैं? लगता है ये सिर्फ कंप्यूटर हैकिंग से तो ज़्यादा ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये स्रोत इसे किसी भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह देखते हैं जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क मतलब इनका इस्तेमाल हो रहा हो। अच्छा। और ये मोटे तौर पर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जहाँ सीधा सिस्टम पर ही हमला हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी वेबसाइट को हैक कर लिया। और दूसरा वो जहाँ कंप्यूटर या इंटरनेट को जरिया बनाया जा रहा है कोई और अपराध करने के लिए, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड करना। अच्छा, ठीक है। तो चलिए फिर मैलवेयर से शुरू करते हैं। मतलब ये जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, स्रोतों में इसका जिक्र काफी है। हाँ है। वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये नाम तो सुने हुए लगते हैं, पर इनमें असल फर्क क्या है इन स्रोतों के हिसाब से? हाँ, ये एक जरूरी बात है जो स्रोत उठाते हैं। हाँ। देखिए, वायरस जो है, जैसा हम आमतौर पे समझते भी हैं, उसे फैलने के लिए किसी इंसान की मदद चाहिए। अच्छा। जैसे कोई अटैचमेंट खोल दे या कुछ। हाँ, बिल्कुल। कोई फाइल खोल दी, किसी लिंक पर क्लिक कर दिया। लेकिन वर्म्स वो इससे अलग है। वो कैसे? स्रोत बताते हैं कि वर्म्स जो है वो अपनी आप मतलब खुद ब खुद नेटवर्क में फैल सकते हैं। उन्हें किसी के क्लिक करने की जरूरत नहीं होती। वो अक्सर सॉफ्टवेयर में जो कमजोरियां होती हैं ना, उनका फायदा उठाते हैं। ओहो, तो ये तो ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, ज्यादा तेजी से और ज्यादा बड़े पैमाने पे। और ये ट्रोजन हॉर्स, इसका नाम तो बड़ा अजीब है। हाँ, नाम जैसा ही काम भी है इसका एक तरह से। स्रोत इसे ऐसे सॉफ्टवेयर की तरह बताते हैं जो दिखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक भरोसेमंद लगेगा, जैसे कोई गेम हो या कोई यूटिलिटी ऐप। हाँ बिल्कुल, पर असल में वो हमलावर के लिए एक पिछला दरवाजा खोल देता है आपके सिस्टम में। अरे बाप रे। और एक बार वो इंस्टॉल हो गया तो फिर वो आपकी जानकारी चुरा सकता है या आपके कंप्यूटर का कंट्रोल किसी और को दे सकता है। आजकल तो ये मोबाइल बैंकिंग ऐप्स को भी निशाना बना रहे हैं, ऐसा इन स्रोतों में लिखा है। ये तो वाकई खतरनाक है। अच्छा, मेलवेयर के अलावा ये स्रोत वेब हैकिंग और ईमेल हैकिंग की भी बात करते हैं। इसमें डिनायल ऑफ सर्विस यानी डीओएस हमले और फिशिंग का जिक्र है। इनको थोड़ा समझाएंगी? जरूर। डीओएस हमला, देखिए वो कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए एक दुकान है और उसके दरवाजे पर कोई जानबूझकर इतनी भीड़ जमा कर दे कि असली ग्राहक अंदर ही ना जा पाए। तो हमलावर क्या करते हैं, किसी वेबसाइट या सर्वर पर इतना ज्यादा नकली ट्रैफिक भेजते हैं, इतना ज्यादा कि वो सिस्टम बैठ जाता है, ठप पड़ जाता है। अच्छा, और फिशिंग वो क्या है? वो ईमेल से जुड़ा है ज्यादातर। हाँ, फिशिंग का जिक्र ईमेल हैकिंग के साथ ज्यादा आता है। और ये असल में तकनीक से ज्यादा ना इंसानी मनोविज्ञान का खेल है। इंसानी मनोविज्ञान मतलब ये कैसे काम करता है? देखिए, फिशिंग में हमलावर क्या करते हैं, वो भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो आपको एक ईमेल भेजेंगे या शायद कोई मैसेज जो लगेगा कि आपके बैंक से आया है या किसी जानी मानी कंपनी से। हाँ, आते हैं ऐसे ईमेल। बिल्कुल। और उसमें वो आपसे आपकी पर्सनल जानकारी मांगेंगे, जैसे पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर या कुछ और। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये तरीका कितना कामयाब हो सकता है क्योंकि ये लोगों के डर या उनके भरोसे का फायदा उठाता है। सही बात है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई डाकिया बनकर घर की चाबी ही मांग ले। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। ये वाकई चिंता की बात है कि भरोसे को ही हथियार बना लिया जाता है। लेकिन ये खतरे सिर्फ तकनीकी या पैसों के ही तो नहीं है ना? इन दस्तावेजों में साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग का भी जिक्र है। हाँ, और ये साइबर अपराध का एक बहुत ही कह सकते हैं गंभीर और व्यक्तिगत पहलू है। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि ऑनलाइन माध्यमों से किसी को लगातार परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है। और साइबर बुलिंग भी कुछ ऐसा ही उत्पीड़न है, पर वो अक्सर नाबालिगों के बीच ज्यादा देखा जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्रोत बताते हैं कि इनका शिकार होने वालों पर बहुत गहरा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है। और क्या बड़े पैमाने पर भी खतरे हैं, मतलब आतंकवाद वगैरह? बिल्कुल। स्रोत साइबर आतंकवाद जैसी चीजों का भी जिक्र करते हैं, जहां डर फैलाने के लिए या जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे बिजली या पानी की सप्लाई, उनमें बाधा डालने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल पायरेसी भी एक मुद्दा है।
मतलब जो कॉपीराइट वाली सामग्री है जैसे फिल्में, गाने, सॉफ्टवेयर, उनका गैर कानूनी इस्तेमाल और अवैध सामग्री, खासकर बच्चों के शोषण से जुड़ी सामग्री का ऑनलाइन वितरण, ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है। तो इन सभी अलग-अलग साइबर खतरों को अगर देखें, मैलवेयर है, हैकिंग है, फिशिंग, फिर ये उत्पीड़न, आतंकवाद, एक बात तो साफ है कि ये दायरा बहुत बड़ा है और बहुत जटिल भी। सही कहा आपने। और जैसा कि ये स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये खतरे भी अपना रूप बदल रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है, जो इन स्रोतों से निकल कर आती है, कि कई बार टेक्नोलॉजी खुद उतनी कमज़ोर नहीं होती जितनी हमारी अपनी मानवीय आदतें या प्रवृत्तियां होती हैं। अच्छा, जैसे किसी पर आसानी से भरोसा कर लेना या डर जाना, या बस ऑनलाइन चीज़ों को लेकर थोड़ी लापरवाही बरतना, हमलावर इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो इस पूरी चर्चा का मतलब निचोड़ क्या निकलता है? जैसे जैसे हम अपनी ये डिजिटल जिंदगी जी रहे हैं, ये सवाल शायद ज़रूरी हो जाता है कि हमारी अपनी कौन सी ऑनलाइन आदतें हैं या हमारी कौन सी सोच है जो हमें अनजाने में ही इन डिजिटल खतरों के सामने ज़्यादा असुरक्षित बना सकती है। बिल्कुल, शायद यही वो सवाल है जिस पे हम सबको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है।